नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता और लॉ एंड प्रैक्टिस सुनील जी में आपका स्वागत। आज चर्चा करूंगा जो इस समय एक बहुचर्चित विषय और जो कहिए कि एक टॉपिक चल रहा है, जो एक शब्द है वो है कॉकरोच। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी है और इसकी शुरुआत तो ऐसे हुई कि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने केस की सुनवाई के दौरान कुछ कमेंट्स किए। यद्यपि वो कमेंट्स एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कहिए कि क्लास ऑफ पर्सन्स को लेके कहे गए थे, लेकिन उसकी सोशल मीडिया पर इस तरह की व्याख्या की गई जैसा कि उन्होंने वो शब्द सारे ही जितने भी बेरोजगार युवक हैं देश में या जो पढ़े लिखे बेरोजगार कहिए जिनको उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं मिला, उन सब पे लागू होता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं सबसे पहले बता दूं तो उसी स्टेटमेंट में से कॉकरोच शब्द उठाया और ये क्रिएटिविटी कहिए जिस भी व्यक्ति ने इस पार्टी का को फाउंड फाउंड किया, जो इसके फाउंडर हैं, कोई डिपके हैं महाराष्ट्र के, तो उनकी ये तो रचनात्मकता की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत जल्दी से शब्द को उठाया और इसी के नाम से पार्टी, डिजिटल पार्टी कहिए, उसको लॉन्च कर दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। अमेरिका में बैठ के इसको लॉन्च किया गया और जैसे मैंने बताया कि सीजेआई साहब का एक कमेंट था, उससे इसको लिया गया और इन्होंने जैन जी को टारगेट किया। जैन जी का मतलब लगभग 12 वर्ष से लेके और या 16 वर्ष, मान लीजिए 16 वर्ष से लेकर 28-30 वर्ष के जो युवा होते हैं, जिनमें अधिकांश छात्र होते हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया और बड़ी तेजी से इनका जो सब्सक्रिप्शन था वो बढ़ता चला गया और शायद 2-2.5 करोड़ लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया। हालांकि बाद में जब थोड़ी तफसील से इसको देखा गया और थोड़ी इनिशियल तफ्तीश हुई मामले की, तो पता चला कि उसमें से 50-60% पाकिस्तान के लोग थे और 25-30% बांग्लादेश के लोग थे और यहाँ के इंडिया के करीब 20-22%, 25% सब्सक्राइबर थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इसकी फंडिंग, चूँकि उसकी गतिविधियां हैं, ये सब पोर्टल को लॉन्च करना और इसमें भी पैसा खर्च होता है, प्लस जो कार्यक्रम इनके रहे हैं, जो कल 6 जून को इन्होंने रैली ताकती या कहिए कि प्रदर्शन किया जंतर मंतर दिल्ली पे, उसमें ही पैसा खर्च होता है। तो फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन उसको फंड कर रहा है, ये सब अभी जांच का विषय है। अभी ये देखना पड़ेगा आगे चल के कि कहाँ से इसके फंड्स हो रहे हैं। एजेंडा भी इन्होंने एक अपना बता दिया, क्या क्या एजेंडा है उसमें, सारे के सारे कैची चीज़ें इन्होंने ली, वो कैची वर्ड्स हैं जो कि वास्तव में वो रियलिटी है कि समाज में या देश में कहिए कि वो समस्याएं व्याप्त हैं और ये भी सही है कि उनका समाधान ना निकल पा रहा है और ना ही उसके लिए कोई बहुत ठोस प्रयास सरकार के या समाज के किसी अन्य संस्थान के द्वारा किए गए प्रतीत हो रहे हैं। ये भी अपने आप में सही बात है। ऐसा कहा जा रहा है, विशेषज्ञ मानते हैं कि सामने से तो फ्रंट पे ये है जो अभिजीत डिपके नाम का एक व्यक्ति है जिसने पार्टी लॉन्च की है, लेकिन इसके पीछे से या तो आम आदमी पार्टी या तो फिर लेफ्ट पार्टी का जो पूरा कम्युनिस्ट का जो इकोसिस्टम है वो इसके पीछे होंगे, ऐसा विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है इसकी, इसलिए इसके बारे में मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। अब जो इन्होंने एजेंडा अपना घोषित किया उसमें सारी की सारी जो वास्तव में समस्याएं हैं इंडिया की, उनको टच किया है। तो मैं आज का जो मेरा डिस्कशन है असल में वो है इस विषय को लेके कि जो इनका पूरा का पूरा जो प्रयास है वो किसको टारगेटेड है। जैसे मैंने बताया, वो जैन जी को उन्होंने टारगेट बनाया। उसमें जो ये एजेंडा लेके चल रहे हैं, जो घोषणा पत्र इन्होंने, मैनिफेस्टो कह दीजिए, जो एजेंडा है, तो कुछ 5-7 पॉइंट्स पर उन्होंने बात करने का, या जो समस्याएं बताई हैं देश को, वो क्या रियल है कि नहीं है। तो ये बात सही है कि वो रियल है, वो प्रॉब्लम है इस समय। क्या इनका अभी तक का गतिविधियां रही हैं और उससे क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इस तरह की जो अचानक कुकुरमुत्ते की तरह रातों रात कुछ ओवरनाइट पार्टी बन गई, या कहिए कि किसी मूवमेंट के फलस्वरूप अगर कोई पार्टी बनी है, उसका क्या इतिहास रहा, क्या सफलता की उसकी संभावनाएं हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जो प्रॉब्लम इन्होंने उठाई है वो रियल प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, खासकर जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी समस्या बहुत बड़ी है। और उसके पीछे मैं बता दूं, उसके पीछे भी एक कारण है, उसके लिए जिम्मेदार है हमारी शिक्षा व्यवस्था, जहाँ पर के डिग्रियां बांटी जाती हैं, किताबी ज्ञान दिया जाता है और बहुत ऐसे लोग जो कि उतनी एजुकेशन डिजर्व नहीं करते या डिजायरेबल नहीं है, जिनको इतनी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो लोग ओवर एजुकेटेड हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़, और जब ओवर एजुकेटेड हो जाते हैं लोग तो फिर उनको लगता है कि हमें बहुत अच्छी नौकरियां मिलनी चाहिए। कुछ यहाँ पे हिंदुस्तान में संयोग से इस तरह का कल्चर है कि सरकारी नौकरी हर किसी को चाहिए, सरकारी नौकरी को बहुत अच्छा माना जाता है। अपना धंधा, अपना व्यवसाय करने को या कोई और किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने को थोड़ा सामाजिक रूप से कमतर समझा जाता है, इसलिए सरकारी नौकरी की इच्छा सबके अंदर होती है। सरकारी नौकरी जब नहीं मिलती, भारी संख्या में आवेदन पत्र भरे जाते हैं नौकरियों के लिए, नौकरियों की संख्या लिमिटेड होती है। आप जानते हैं कि
कोई भी सरकार है वो सीमित संख्या में ही अपने कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार भर्ती करती है। तो जो शिक्षित बेरोजगार की एक और समस्या है कि उनको शिक्षित तो हम कर रहे हैं, लेकिन उनको हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम उनको लोग ऐसे विषय पढ़ा रहे हैं जो कि आज के या कल के आने वाले समय में उसके अपने जीवन या सामाजिक जीवन में कहीं बहुत ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है। अब उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस उनमें रगड़ा जा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसको स्किल क्यों नहीं सिखाई जाती। ऐसी स्किल्स जिससे उसको जॉब मिल सके, ऐसी स्किल्स जो उसके समाज आगे चल के उसके जीवन को जीने में, जीवन यापन में काम आए। हम उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाते? हर छात्र के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि 12th तक वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े, ताकि वो कम से कम आगे जाके अपनी रिटर्न तो खुद भर सके। ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं है। हमें ध्यान बस केवल इस पे है कि कितने हमने ग्रेजुएट निकाले, कितने पोस्ट ग्रेजुएट निकाले, कितने लॉयर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने प्रोफेशनल्स निकाले। उसकी संख्या हम बता के बोस्ट करते रहते हैं कि हमारे यहाँ 15 लाख, 12 लाख, 18 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं। तो ये सब के समस्या क्या हुई कि उतने जॉब होते नहीं है। और कुछ वर्तमान जो परिदृश्य है 2-3 साल से यूक्रेन वॉर के बाद जो ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, उसमें भी ऐसी स्थिति है कि बाहर भी हमारा जो वर्कफोर्स है, जो युवा है हमारा, उसकी खपत नहीं हो पा रही है। तो घर में समस्याएं पैदा हो गई हैं और अनएम्प्लॉयमेंट एक रियल प्रॉब्लम है। दूसरे इन्होंने बहुत सारे रूटीन से मुद्दे उठाए थे, सबका जिक्र तो मैं नहीं करूंगा छोटी वीडियो में। करप्शन का है, सबको आपको मालूम है कि करप्शन हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गई है वो समाज की, तो उसके बारे में बहुत चर्चा ही करना आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, समाधान तो छोड़िए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हैं, हर काम को डिले करना, प्रोजेक्ट्स की डिले, काम नहीं होते पब्लिक के, पॉलिसी बन जाती हैं, उसके रूल्स बन जाते हैं, लेकिन नीचे आते इम्प्लीमेंट होते होते वो सब समझ में नहीं आता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। पब्लिक को छोटे छोटे कामों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, दर दर पे उसको कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ता है रिश्वत के रूप में, तब भी काम हो या ना हो, बड़ा मुश्किल है। इर्रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन का एक इशू है, उत्तरदायी प्रशासन नहीं है, उसका अभाव है। उसका कोई उत्तरदायित्व निर्धारण का भी कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है। और वो समहाउ इर्रेस्पॉन्सिव का मतलब है कि ऐसा प्रशासन की कमी है जो कि जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझे और उसका समाधान खोजे, समाधान बताए। उस तरह की स्थिति ना होने से, और इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, हर शहर की, हर प्रदेश की, हर कस्बे की, हर गांव की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए प्रशासन भी करीब करीब थकावट वाली स्थिति में प्रतीत होता है। ये सारी रियल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी चीजों को हिट किया। और इस पे सोने पे सुहागा कहाँ से हो गया कि अभी नीट का पेपर लीक हो गया। इस पर मैंने एक छोटा सा अपना एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो नीट का पेपर जो लीक हुआ, वो पूरी की पूरी जो व्यवस्था की समस्याएं जो मैंने बताई, आप में से कुछ ही बताई, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका मैनिफेस्टेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है। दुखद है बार बार पेपर लीक होना। हर प्रदेश में पुलिस के या किसी और भी नौकरी के हो, कहीं कोई प्रदेश अछूता नहीं है, कोई सरकार अछूती नहीं है। आज से नहीं, ये 10-15-20 साल से ये बीमारी लगी है और लगातार पेपर लीक होना बहुत बड़ी समस्या बन चुका है देश का। मैंने उस वीडियो में जिक्र भी किया था कि आज प्रशासन के लिए और जो भर्ती बोर्ड के बैठे हुए अधिकारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि शुचिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करें और भर्ती की शुचिता बनाए रखते हुए भर्ती सकुशल संपन्न हो जाए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार का भी और अधिकारियों का भी। नकल माफिया, लीक माफिया इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनपे कानून भी बने। उत्तर प्रदेश में कानून है, लेकिन कितना प्रभावी वो है या होगा ये अभी देखना बाकी है। तो नीट तो उसका एक मैनिफेस्टेशन था। तो नीट को लेके 20-22 लाख बच्चे उसमें अपियर होते हैं, तो उनमें आक्रोश है ही है। हालांकि री एग्जाम हो रहा है और बच्चे अपनी परीक्षा में लगे हुए, पढ़ने में, परीक्षा की तैयारी में लगे हुए, पढ़ाई तैयार सब कर रहे हैं। जो सिंसियर बच्चे वो तो सब पढ़ ही रहे हैं। लेकिन ये एक कहिए कि अंडर करंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन कह दीजिए या निराशा का भाव लगातार बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया और इन्होंने चाहा कि एक पब्लिक और विशेषकर जैन जी का जो पल्स है, उस पल्स को टारगेट किया जाए, उस पल्स को हिट किया जाए। और इसीलिए अचानक से इतनी बड़ी संख्या इन्होंने अपने वो सब्सक्राइबर की। वो तो खैर सब्सक्राइबर्स तो मैनिपुलेट भी हो जाते हैं कई बार, वो अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद इनकी खरीद फरोख्त भी होती है, मुझे नहीं पता, बट सुना है मैंने कि खरीद फरोख्त भी होती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी जो समस्याएं हैं, क्या एजिटेशन करना या मूवमेंट करना इसका कोई जवाब है? भारत जैसे देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम है, कई सारे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्या ये इसका जवाब है? और क्या अभी तक ऐसा इतिहास रहा है हमारा कि जब जब मूवमेंट्स हुए हैं तो वो क्यों हुए और उनका क्या इतिहास हुआ और उनका बाद में फिर क्या रहा, उनका परिणाम क्या है, पब्लिक को क्या लाभ मिला, क्या जिस उद्देश्य के साथ मूवमेंट चलाया गया तो वो सफल हो पाया? तो मैं 2-3 का जिक्र करता हूँ जल्दी से। एक तो फ्रीडम मूवमेंट के बारे में सभी को पता है, वो तो बहुत लंबा चला था। शुरुआत तो उसकी मानिए अगर 1857 से जो फर्स्ट
म्यूटिनी कह देते हैं उसको या रिवोल्ट, लेकिन मैं तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहता हूँ, जो 1857 में हुई थी। तो तब से लेकर 1947 तक देखा जाए तो 90 साल तक चली। लेकिन आप मान लीजिए कि मूवमेंट की शक्ल इसने तब ली जब गांधी जी सीन में आए, जब पिक्चर में गांधी जी आए और 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ। तो उसके बाद से लगातार तब भी 30 साल मूवमेंट करना पड़ा और तब सफलता जाके मिली, भारत को आज़ादी मिली। और उसके पीछे केवल ये अकेले कोई कारण नहीं था, सबसे बड़ा कारण रहा होगा, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। ग्लोबल सिनारियो क्या था उस समय, ये भी एक कारण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आईएनए की एक्टिविटीज थी वो भी एक कारण था। ब्रिटेन कमजोर हो गया था, ये भी एक कारण था। ब्रिटेन को इंडिया अनगवर्नेबल लगने लगा था, ये भी एक कारण था। भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था वो देश को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार हो गया, ये भी एक कारण था। बहुत सारे कारण थे कि हमें वो मिली। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% उस मूवमेंट के कारण ही हमें सफलता मिल गई थी और देश आज़ाद हो गया था। एक वो मूवमेंट था, उसका परिणाम हुआ कि देश आज़ाद हो गया। उसके बाद की हिस्ट्री पूरा का पूरा 70-75 साल का जो जीवन है हमारा आज़ाद देश के रूप में, वो सबके सामने है। एक दूसरा जो बड़ा मूवमेंट हुआ वो जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट को जिसको हम कहते हैं, 1974 से शुरू हुआ। 75 में उसमें इमरजेंसी लगानी पड़ी और वो उस समय भी युवकों को केंद्रित करके, युवकों को टारगेट और लक्ष्य बनाकर मूवमेंट चलाया गया था। और मुद्दे करीब करीब वही थे, गरीबी और बेरोजगारी और अव्यवस्था और दमन करना और सरकार की दमनकारी नीतियां, इस तरह के सब मुद्दे लेके उन्होंने एक वो करा। बिहार में उसका बहुत असर था, यूपी और बिहार में, बाकी देश में भी रहा, लेकिन ज्यादा असर उसका बिहार और यूपी की तरफ हुआ। और उसमें फिर ये हुआ कि अल्टीमेटली कुछ और कारण हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध। तो उन्होंने कुल मिला के एक ऐसा माहौल बना कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। और इमरजेंसी के दौरान भी जयप्रकाश नारायण और बाकी सारे बड़े नेता सब जेल भेजे गए। और जब वहां से छूटे और सब जब चुनाव हुआ तो उसका परिणाम ये हुआ कि उस मूवमेंट से जो गति मिली थी, जो मोमेंटम मिला था, उससे जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी सरकार में आई और 2.5 साल बाद वो टूट गई। और जिन लक्ष्यों के लिए वो मूवमेंट चला था, मेरे हिसाब से तो वो कतई पूरे नहीं हुए। आपका कोई अपना आकलन हो तो मैं उसमें कह नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है कि जब ये जेपी मूवमेंट चल रहा था तो हम भी शायद 8-9 साल की उम्र, 9-10 साल की उम्र थी। तो कुछ कुछ फेड सी यादें हैं दिमाग में, बातें हैं। वॉल राइटिंग्स वगैरह लिखी मिलती थी जगह जगह, दीवारों पर जो स्लोगन्स वगैरह लिखे होते हैं वो सब होती थी। जो ये मैंने बताया कि इसका परिणाम ये रहा। और उसको कोई तात्कालिक सफलता के अलावा कोई ऐसा एंड्योरिंग चेंज समाज में या देश की नीतियों में कोई ऐसा चेंज ये नहीं ला पाया ये मूवमेंट, जो कि किसी प्रकार से रचनात्मक रूप से कंट्रीब्यूट कर सके देश की तरक्की के लिए। उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट हुआ जो कि अन्ना आंदोलन के रूप नाम से हम जानते हैं, 2010-11 में। इसमें भी काफी लोगों ने अपने आप को वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ा। और उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारा कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ये सब तमाम तरह के चल रहे थे। इस तरह का एक इकोसिस्टम बन गया था देश में माहौल। उसका भावनाओं का लाभ उठा के, अन्ना को सामने करके एक ये मूवमेंट चलाया गया। उस मूवमेंट का भी क्या परिणाम हुआ वो भी आप सबके सामने है। लोकपाल के लिए ये शुरू हुआ था, लोकपाल कागज पे बढ़ गया। मुझे नहीं पता कि आज उसकी क्या स्थिति है, कोई काम हो रहा है रचनात्मक के नहीं हो रहा है, लोग शायद जानते भी नहीं है, भूल चुके हैं। हाँ, एक चीज जरूरी है कि उसके ऑफ स्प्रिंग के रूप में एक पार्टी ने जन्म लिया और उस पार्टी ने ये इनके इन प्रकार सत्ता प्राप्त की, सत्ता को चलाया और सारे वो चीजें की जो कि उन्होंने ना करने के लिए कहा था, जो उनका एजेंडा था, जो आंदोलन के दौरान उन्होंने वायदे किए थे, लोगों को गालियां दी थी और लिस्ट बना के नेताओं को कोसा गया था नाम ले लेके, चाहे उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री रही हूँ और चाहे विपक्ष के नेता, चाहे सरकार में बैठे हुए नेता, चाहे उद्योगपति, किसी को छोड़ा नहीं गया था। और बाद में जब उनके खुद के कारनामे सामने आए 10-12 साल, 15 साल सरकार चलाने के बाद, तो वो उससे भी खराब स्थिति के हुए, ये भी सबने देखा। तो लोग तो ये कहते हैं कि इन सब आंदोलनों के पीछे कहीं ना कहीं या तो डीप स्टेट अमेरिका का, वो समय समय पे ऐसे ढूंढता रहता है, ऐसे चेहरे मोहरे ढूंढता रहता है जिनकी के पब्लिक में कोई अपील हो या ऐसा इशू हो जिसको उठा के उन चेहरों को आगे किया जा सके और वो फिर पूरी जो यूथ और समाज की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करके और एक आंदोलन की शक्ल दे सके और जो बैठी हुई सत्ता है सरकार में उसको चेंज कर सके। तो डीप स्टेट के काम क्या होते हैं? डीप स्टेट का काम होता है, डीप स्टेट का मतलब जो दिखता नहीं हमें, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है वो हमें दिख रहा है, संसद है, वहाँ की कांग्रेस है, वहाँ की जुडिशरी में दिख रही है। इसके अलावा और शक्तियां काम करती हैं जिनमें खासकर खुफिया विभाग प्रमुख होता है, सेनाएं होती हैं और वहाँ का इंटेलेक्चुअल वर्ड वो एक अलग तरह का एक वर्ग होता है। उन सबको मिलकर एक बनता है डीप स्टेट, जिसकी कि अलग तरह की सोच होती है। वो जरूरी नहीं है कि जो सरकार है वहाँ की उसकी सोच से मेल खाती हो, कभी कभी तो वो अपनी सरकार के खिलाफ ही काम कर देते हैं। तो इनके जो लक्ष्य होते हैं वो बड़े क्लियर से होते हैं कि या तो चेंज ऑफ रूलर करो,
CR चेंज ऑफ रूलर, जैसे कि जो प्रधानमंत्री वो बदल जाएं, या चेंज ऑफ, अगर वो नहीं होता तो फिर चेंज ऑफ रिजीम करो कि पूरी की पूरी सरकार ही चली जाए, पार्टी चेंज हो जाए। अगर ऐसे भी नहीं होता तो फिर वायलेंस कराइए, डिस्टर्बेंस कराइए, सिविल स्ट्राइफ, सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल वॉर जैसी स्थिति करिए। और अगर वो भी सब नहीं है तो किसी ना किसी बात को लेके उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करिए, कोई इन्वेजन करिए या कुछ वहां पे एयर स्ट्राइक्स करिए। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो सिलसिला अंतहीन हो जाएगा, लेकिन ये चलता है। डीप स्टेट इंडिया में भी है, इंडिया का डीप स्टेट भी कहीं और देशों में छोटा मोटे काम करते हैं इस तरह के, लेकिन इधर तो देखने को बहुत सारा मिला है। नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में लगातार डीप स्टेट ने काम किया और सफलता ही पाई। और हमारे यहाँ भी अगर देखो तो अन्ना आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस तो चली गई थी, और जेपी आंदोलन के फलस्वरूप उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई थी। तो 2 बार तो ये सफल हो चुके हैं सरकारें बदलने में, लेकिन जो उद्देश्य दिखाए गए थे कि इन उद्देश्यों के लिए आंदोलन हो रहा है, वो तो पूरे नहीं हुए। जिस तरह की क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लीन पॉलिटिक्स देने के वायदे सब किए जाते, वो तो कभी नहीं पूरे हुए। तो इसको लेके एक तो पब्लिक में डिस्ट्रस्ट हो गया है, एक क्राइसिस ऑफ फेथ हो गई है। और चूंकि अन्ना आंदोलन तो बहुत हाल की बात है, जेपी और अन्ना में तो 35 साल का फर्क हो गया था लगभग, लेकिन ये तो अभी 10, 15, 12 साल की बात है। तो लोगों के वो घाव ताजा हैं, जिसमें कि उनके उनके विश्वास को घायल किया गया, और जिस प्रकार से मतलब वो ठगावा महसूस करते हैं कि जिस प्रकार के वायदे कि मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, हम सत्ता में नहीं आएंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, सारे काम किए गए और सब कुछ विभत्स तरीके से किए गए और अब भी जारी हैं। बस इसके आगे मेरी मर्यादा कहती है कि मैं उसके बारे में अपनी बात ना रखूं। तो हिस्ट्री तो ये रही है कि दोनों को दोनों अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में फेल रहे, यद्यपि चेंज ऑफ रेजिम हो गया। अब स्थिति आज की ये है कि बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिवनेस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, एंड जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं, जो बड़े नेता हैं अपोजिशन में, बड़ी पार्टियां हैं, समहाउ वो सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, एनडीए की सरकारों को, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो जायज इफेक्टिव अपीलिंग मुद्दों पर नहीं घेर पा रहे हैं। इनफैक्ट मुद्दे क्रिएट नहीं कर पा रहे, अजीब अजीब से मुद्दे लेके वो आते हैं। विकल्पहीनता की स्थिति है विपक्ष में। अगर एक लीडर हटा दें तो पता ही नहीं है कि कौन सा लीडर बनेगा। परिवारवादी, व्यक्तिवादी पार्टियों का वर्चस्व है। एक इस तरह का माहौल हो गया है कि अपोजिशन में खुद में एक वैक्यूम की स्थिति बनती जा रही है। पब्लिक जितना सरकार से अगर कोई शिकायत होगी तो उनसे भी कम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर विकल्प सरकार का देने में नाकाम रहे अभी तक। इसलिए एक ऐसा माहौल है कि अगर कोई स्ट्राइक करे तो हो सकता है कि वो हिट कर दे। शायद ये भी एक सोच रही होगी कॉकरोच जनता पार्टी बनाते समय कि एक अच्छा माहौल है, नीट एक अच्छा मुद्दा है, इसको शुरू करिए और बाद में इसको आगे लीड को बढ़ाया जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी और ये सब जो कल जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जंतर मंतर पे और जो ये सब चीजें हुई हैं, तो ये किसके लिए फायदा किसके लिए नुकसान है? तो इसमें नुकसान मुझे विपक्ष का ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष में क्या हुआ है कि जो ऑलरेडी कंफ्यूज विपक्ष है उसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया। कंफ्यूजन इसलिए बढ़ गया कि उनके समझ में नहीं आ रहा कि इसको सपोर्ट करें कि अपोज करें। सपोर्ट करें तो सारा का सारा लीवे, सारा का सारा माइलेज उनको चला जाएगा, सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को। सपोर्ट नहीं करते तो ये हो जाके सब सरकार के खिलाफ आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्यादा कंफ्यूज हो गए। बीजेपी के लिए तो देखा जाए तो इसमें कोई अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान की स्थिति है। और मेरा आकलन अपना यह है कि आने वाले समय में कोई ऐसी चैलेंज ही खड़ा नहीं कर रहा है बहुत बड़ा। रादर बीजेपी ने तो उसके लिए तो एक सेफ्टी बॉल की तरह काम करेगा कि जो अभी तक का पेंटअप गुस्सा है ना सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो यूजीसी के नियम रहे हों, चाहे वो कुछ और मुद्दे कई जगह छोटे मोटे रहे हों, महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, ये नीट के लीकेज है, सीबीएसई का भी इशू आया था, तो छोटे छोटे मुद्दे बन के ही तो ऐसी तो बवंडर बनता है ना बाद में। तो वहां तक का अभी तक का जो एक तरह का ये बवंडर था, जो गैस था, वो सारी की सारी सेफ्टी वॉल की तरह वेंटिलेट होने का एक ये वेंट मिल गया, एक माध्यम मिल गया इससे। तो सरकार को, रूलिंग पार्टी को तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज अपोजिशन के लिए होगा। उनको तो मुझे अभी चैलेंज फिलहाल नजर नहीं आ रहा, इसीलिए बहुत ज्यादा सरकार में कोई घबराहट या कोई ओवर रिएक्शन की स्थिति भी नहीं है, अगर आपने देखा हो तो। और जिस तरह से कल का जो हैंडल किया है कि उसको परमिशन भी दे दी डेमोन्स्ट्रेशन करने की, जबकि नियमित रूप से परमिशन लेने के लिए निर्धारित 1 हफ्ते पहले अप्लाई करना चाहिए, वो भी नहीं किया था उन्होंने। 10-12 घंटे पहले अप्लाई किया था। वो जानबूझ के ये चाह रहे थे कि हमें परमिशन ना मिले और फिर हमें अरेस्ट हो और फिर तमाशा क्रिएट हो, एक इशू क्रिएट हो। तो सारे के सारे दुनिया भर से कई सारे पत्रकार वगैरह बुला रखे थे, मीडिया के यहाँ के लोग और सोशल मीडिया वाले अपने रील बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो उनको सबको अपना 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 अवसर नजर आ रहा था इसमें, कुछ कुछ कमर्शियल चीजें नजर आ रही थी। वो सारा का सारा तमाशा नहीं हुआ, आराम से करने दिया गया, खुद ही पूरी स्थिति को डिफ्यूज होने दिया गया।
तो ये सबसे अच्छी रणनीति होती है। तो वो ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन या बहुत ज़्यादा घबराहट या इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा चिंता की लकीरें सरकार की माथे पे हैं। तो ये रही इसकी जो टोटल का टोटल चैलेंज है। चैलेंज इसका ये है। अब ये जो टारगेट कर रहे थे जैन जी, उसकी संभावनाएं क्या है? क्या ये जैन जी को टारगेट कर पाएंगे? क्या उनके माइंड को ये इम्प्रेस कर पाएंगे? जो मोस्ट इम्प्रेशनेबल एज होती है 15, 16, 18, 20, 19 साल की, क्या उनको ये जो भी कहिए बहकाना, फुसलाना या अपनी बातों से प्रभावित करना कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा शायद। क्योंकि यहाँ का जैन जी एक अलग कैरेक्टर का है। हिंदुस्तान का जैन जी वो बाकी जो कंट्री में जो छोटी कंट्री है, छोटे देश हैं, वहाँ ये आसान होता है। 140, 45, 150 करोड़ लोगों में बड़ी संख्या को प्रभावित कर पाना अपनी बातों से, और वो भी ओवरनाइट चीज़ें जो अचानक उसकी तरह आती हैं, बबूल मतलब बबल की तरह एक आई और वो उससे अगर कोई प्रभावित हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता। और भी इसके पीछे कुछ फैक्टर है। हमारी जो सोसाइटी है उसका जो कैरेक्टर है बड़ा हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस कैरेक्टर नहीं है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी का जो कैरेक्टर है वो होमोजीनियस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। एजुकेशन की डाइवर्सिटीज हैं, लैंग्वेज की है, रिलीजन की है, कास्ट की है। तो उनको सबको ला के एक जैसी सोच, एक जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देना, ये बहुत मुश्किल काम है। एक जैसे ध्येय के लिए, एक जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबको रैली कर लेना अपने पीछे बहुत मुश्किल काम है। बड़े-बड़े नेता यहाँ पे अभी तक इस चीज़ को नहीं कर पाए हैं, बड़े-बड़े समाज सुधारक नहीं कर पाए। हाँ, हो सकता है 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 आध लाख, 2 लाख लोगों को ये प्रभावित सोशल मीडिया पे ज़रूर कर सकते हैं बहुत बड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया पे व्यूज़ मिलना, लाइक्स मिलना, सब्सक्रिप्शन मिलना, वो एक चीज़ है, और ग्राउंड पे 42 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से करवा देखा और जो हो रहा था, जो इनका फाउंडर है, जो इनका ऑर्गेनाइज़र है, उसी को गर्मी लग गई थी कल, फिर उसको गाड़ी में बिठाना पड़ा, एसी चलाना पड़ा, तो उसी की हालत ख़राब होने लगी थी। एक और इनका प्रवक्ता था, वो अपना कुछ कोल्ड कॉफ़ी पी रहा था और बाकी पब्लिक परेशान थी। फिर कोई यही बता रहा है कि जब वो ऑर्गेनाइज़र उसमें चला गया गाड़ी में एसी की हवा लेने के लिए, तो पब्लिक ने उसे घेर लिया कि तुम बाहर निकलो, हम तो गर्मी में पड़े हुए हैं, तुम एसी की ठंडी हवा दे रहे हो। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, इतना आसान नहीं होता है पब्लिक को अपने पीछे लगाना, अपने पीछे रैली करना, पब्लिक को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो होमोजीनियस कैरेक्टर नहीं है। नंबर 2 क्या है कि कोई इफेक्टिव लीडरशिप अभी नहीं है। अब अचानक कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। डिटेल नहीं बता सकता, इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वो सारी की सारी अभी मुझे नहीं लगता कि जो इसके फाउंडर हैं 2-3-4 लड़के जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो वो कुछ अचानक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाएँगे या बहुत बड़े कोई समाज सुधारक या प्रणेता बन जाएँगे या रातों-रात नायक बन जाएँगे, या फ़िल्मों में होता है बॉलीवुड में रियलिस्ट, उसमें नहीं होता है ये। एक और बड़ी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें सफल होने की संभावना अगर हो भी तो तब होती है जब कोई जो प्रेज़ेंट डिस्पेंसेशन है, जो प्रेज़ेंट रूलिंग पार्टी है, सरकार है, उसके खिलाफ कोई ऐसा परसेप्शन है कि बहुत बड़ा कुशासन हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है कोई, या कोई लार्ज स्केल करप्शन की स्थिति बन गई, जैसे बोफोर्स की स्थिति बन गई थी, जैसे 2G, कॉमनवेल्थ, एक के बाद एक घोटाला, उसकी स्थिति बन गई थी, पॉलिसी पैरालिसिस था, या इनकैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मान लो कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें कुछ डिफीट हो जाती, या कोई और बड़ी मिलिट्री डिफीट हो जाए, या सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे कोई बड़ा इशू बन जाए और गवर्नमेंट उसको हैंडल ना कर पाए, या जैसे कोविड आया था, उसमें बहुत बड़ी इनकैपेसिटी प्रूव हो जाती है कि गवर्नमेंट तो उसको हैंडल ही नहीं कर पाई एट ऑल, तो फिर वो होता है इनकैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी भी कोई स्थिति नहीं बनी है, कोई इशू ऐसा नहीं आया है अभी तक, कोई करप्शन का ऐसा 12 साल में कम से कम कोई सिद्ध प्रूव्ड ऐसा कोई आरोप तक भी नहीं है, कम से कम जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ है, प्लस यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर इलेक्शन होते हैं अभी तो 5 राज्यों में इलेक्शन होकर निपटे हैं, साल में 2 बार 1 बार इलेक्शन होते हैं, कुछ नहीं है तो ग्राम पंचायत के हो जाते हैं, कुछ नहीं है तो नगर पालिका के इलेक्शन हो जाते हैं, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की जड़ें और इतनी वाइड स्प्रेड हैं और इतनी गहरी जमी हुई हैं कि आदमी को अपना गुबार, अपना निराशा निकालने का कहीं कहीं अवसर मिलता रहता है लगातार, तो वो पेंट अप नहीं हो पाता। और ऐसे बड़े चीज़ों के लिए जो एक क्रांति का बिगुल लेकर चले थे, क्रांति की मशाल, इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे पेंट अप डिससैटिस्फैक्शन की जरूरत होती है। सरकार का जो मुझे लगता है, सरकार के खिलाफ निराशा हो सकती है, कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई ये हो सकता है, कुछ समस्याएं हो सकती हैं ये हो सकता है, कुछ अपने कारण है, कुछ ग्लोबल सिचुएशन के कारण है, कुछ हो सकता है कि इकोनॉमी का सर्टेन सेक्टर्स में, सर्टेन फ्रंट्स पे प्रॉपर हैंडलिंग ना हो पाई हो, इसलिए भी हो सकता है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एवरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रयास है कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव बात आपको बताऊं, लेकिन वो निराशा की स्थिति तो है, नाराजगी की स्थिति नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी चुनाव जीत कर निपटे हैं। और ये दूसरा विषय हो जाएगा, वैसे उचित नहीं है इस वीडियो में, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हर बार चुनाव मैनेज हो जाता है, SIR से मैनेज हो गया, EVM से हो गया,
वो अगर यही सोचते रहेंगे तो जिंदगी भर इसी गलतफहमी में पड़े रहेंगे, उद्धार नहीं होना है। ऐसा नहीं होता है। 70% वोटें, 70% सीटें मैनिपुलेट, मैनेज नहीं होती है। अगर कुछ होता भी होगा कहीं एट ऑल, तो मार्जिनल होता होगा, छोटा मोटा कहीं कुछ हुआ। इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, अलग विषय हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। तो ऐसा इनकैपेसिटी भी नहीं है, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। फिर हमारे यहाँ रिजर्वेशंस हैं, वही बहुत बड़ा वेंटिलेटर है। वेलफेयर स्कीम्स हैं, आप सिलेंडर, बिजली, सूर्य बिजली घर, मकान बना के देना, अनाज देना, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन से पता है 58 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन हुए हैं, और उनका जो रीपेमेंट का जो रेट है ना, वो 97% है। आज तक की सबसे सफल ऋण योजना है मुद्रा लोन। 97% रिपेमेंट का मतलब वो बता रहा है कि लोगों ने जो मुद्रा लोन लिया उससे उन्होंने काम किया और वो कमाई कर रहे हैं, इसलिए रिपे कर पा रहे हैं, जबकि उसमें कोई कोलेटरल भी नहीं है, कोई गारंटी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। तो यहाँ का जैन जी ये कर रहा है। ठीक है, मैं भी जानता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। लोग जो क्रिटिक है वो कह के जी जैन जी तो कुछ नहीं, आधा जैन जी रील बना रहा है और आधा देख रहा है। ये बात भी अपनी जगह सही है। जैन जी क्या, वो तो जैन एक्स और जैन जी और मिलेनियर क्या क्या बोलते हैं ये, और बेबी बूमर, और सारे के सारे देख रहे हैं रील। तो मौका मिले तो बनाते भी है सारे के सारे, वो एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पर जो ये सारी स्कीम्स हैं, ये भी एक वेंटिलेटर का काम करती हैं, भाप को, स्टीम को निकालने का काम करती है। ये इनबिल्ट चीजें हैं, रिजिलियंस है भारतीय प्रशासन का। करीब करीब मेरी सारी बातें कवर हो चुकी हैं। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच वाला जो अप्रोच आया है, ये वापस छुपेंगे अपनी अपनी जगह पे। दे आर, मेरे हिसाब से, दे डोंट स्टैंड एनी चांस ऑफ बिग सक्सेस। दे कैन क्रिएट डिस्टर्बेंसेस हियर और देयर, स्पोरेडिक जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं थोड़ा वो सपोर्ट मिल गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बट इन द लॉन्ग रन अगर यही स्थिति रही और कोई बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप इनके साथ नहीं आया तो दे आर बाउंड टू फेल। और गवर्नमेंट का रिएक्शन बहुत ही बैलेंस्ड रहा है अभी तक, जो मुझे लगता है। तो मुझे इतना ही कहना था। वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी है, लगातार यही चल रहा है, पूरे छाया पड़ा है सोशल मीडिया का जो स्पेस है ना, तो जो वर्चुअल स्पेस है, जो साइबर स्पेस है, उसमें सब में छाया पड़ा है बिल्कुल ये विषय। लेकिन मुझे प्रयास रहा कि थोड़ा अलग तरह का कंटेंट आपको बताऊं, पूरी समस्या को समझाऊं। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो इसको आप लोग डिस्कस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।